दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व, सातवाहन वंश, यवन, शक और कुषाण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग, कण्व, सातवाहन वंश, यवन, शक और कुषाण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन है सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा लेख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अयोध्या लेख, ऑप्शन सी। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी और अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया था? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सातवाहन, कुषाण, कण्वा या कण्व या फिर गुप्त वंश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कण्वा या कण्व वंश, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके सातकर्णी, सुशर्मा, वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी या देवभूति। तो सही उत्तर है देवभूति, ऑप्शन डी। दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या इसके सचिव वासुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई, जिसके उपरांत वासुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव या समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। दोस्तों, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण या 4 वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आप जान लीजिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन ग्रंथ है। ये रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे एक अनाम व्यक्ति ने लिखा है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी सी ई हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए हैं टेसियस, प्लिनी, टॉलमी या स्ट्रेबो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है आपके, देखिए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है काठियावाड़ के रुद्रदामन के। दोस्तों, रुद्रदामन का जो समय है 130 से 150 ईस्वी, इसका जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से मिला है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन ए। दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया?
ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन डी। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? ऑप्शन है इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने। तो सही उत्तर है कुषाणों ने, ऑप्शन बी। दोस्तों कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? सातवाहन, शक, कुषाण या पार्थियन। तो सही उत्तर हो जाएगा कुषाण, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्राचीन भारत में नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन देखिए, बिम कडफिसेस, कनिष्क, नहपाड़ या बुद्धगुप्त। तो सही उत्तर है कनिष्क, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कडफिसेस, बिम कडफिसेस, कनिष्क प्रथम या हुविस्क। तो सही उत्तर बताना है कि कौन सा शासक सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया था। तो सही उत्तर है बिम कडफिसेस, ऑप्शन बी। दोस्तों कुषाण शासकों में बिम कडफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 और 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में बनी और इसी समय यानी 78 एडी या 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ माना गया है। तो याद रखिएगा शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है या कितने वर्षों का अंतर है? तो वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ने पर, देखिए वर्तमान जो कैलेंडर है इसमें 57 प्लस करने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है और जो है क्योंकि इसका प्रारंभ 57 ईसा पूर्व से हुआ था और 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ होता मालूम होता है, क्योंकि 78 जो है 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। तो 57 और 78 जब आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। तो सही उत्तर 135 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण और विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण या शरीर त्याग की तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। उसके अनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 से 470 ईस्वी यानी 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि अश्वघोष किसका समकालीन था? तो सही उत्तर है अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे और अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन है अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि। तो सही उत्तर है पतंजलि। दोस्तों आप जान लीजिए पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबंधित थे और उनके गुरु थे। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कब? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कुषाण काल में, ऑप्शन बी। दोस्तों
आप जान लीजिए कुषाण काल या पहली शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 की कला की गंधार शैली किस समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कला की गंधार शैली जो है दोस्तों, ये कला की गंधार शैली आपसे पूछा गया है कि कब फली फूली, तो सही उत्तर कुषाणों के समय में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कुषाणों के समय कला की गंधार शैली का बहुत अधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव या समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों आप जान लीजिए सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा था कि उसने विच्छिन्न होते हुए चातुर्वर्ण या चार वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया है। अगला प्रश्न है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए सातवाहन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? तो आप जानते हैं शिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है। तो उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। दोस्तों आप जान लीजिए कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। इसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है दोस्तों आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है मत्स्य पुराण में। दोस्तों आप जान लीजिए कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में, जो कि 30 राजाओं की सूची है, ये मिलती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? ऑप्शन है प्रतिष्ठान, नागार्जुन कोंडा, शकल अथवा सियालकोट या फिर पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर है प्रतिष्ठान, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में व्यवस्थित थी और इनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो सही उत्तर है हाथी गुम्फा लेक के साथ। दोस्तों ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से कुछ दूरी पर स्थित उदयपुर पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसके एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और ये अभिलेख खारवेल का इतिहास और उसके बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलिकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा खारवेल, ऑप्शन डी। दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है आपके चेद, कदम्ब, कलिंग या हर्यंक। तो सही उत्तर है चेद वंश। दोस्तों आप जान लीजिए कि कलिंग नरेश खारवेल चेद वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है जो कला शैली भारतीय और यूनानी या ग्रीक आकृति का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? शिखर, वेरा, गांधार या नागर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो है वो कुषाण हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी गांधार शैली हो जाएगा। भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण गांधार शैली है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 30 है कि प्राचीन भारत या प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? आपको बताना है। तो सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक और फिर कुषाण। तो देखिए यूनानी जो है
यूनानी, शक और कुषाण, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यूनानियों में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आए और कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है, मगध में शाही मौर्यों के बाद ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? कुषाण, पांड्य, सातवाहन या शुंग? तो सही उत्तर है शुंग राजवंश। दोस्तों आप जान लीजिए, मौर्यों के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया और 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसका सेनापति था, उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है शक संवत, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो प्रथम मास जो है चैत्र होता है शक पंचांग का। याद रखिएगा, शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र है, इसके बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन महीने आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन है अमरावती, कन्नौज, मथुरा या पेशावर? तो सही उत्तर है पेशावर या पुरुषपुर। दोस्तों आप जान लीजिए कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क की राजधानी पेशावर या पुरुषपुर थी। मथुरा उत्तर भारत में उसके शासन का मुख्य केंद्र था और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और यहीं से शक संवत की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान शिल्क मार्ग या रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा कनिष्क ने। तो याद रखिएगा, कुषाण शासकों ने, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक का जो है कनिष्क के द्वारा महान सिल्क रूट या रेशम मार्ग का आरंभ कराया गया था। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? तो सही उत्तर है कला। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। गांधार कला सबसे पहले इसी समय प्रकाश में आई थी। अगला प्रश्न है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो सही उत्तर है कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कनिष्क भी बौद्ध मतानुयायी था और उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों से कराया। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है, इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय, स्ट्रेटो प्रथम, डेमेट्रियस या मेनांडर? तो सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटो द्वितीय ने, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, स्ट्रेटो द्वितीय ने जो है ये शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है हुविष्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त और अगाथोक्लीज? तो सही उत्तर ऑप्शन डी अगाथोक्लीज। दोस्तों आप जान लीजिए कि अफगानिस्तान के आय खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के मिले हैं, जिस पर वासुदेव कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीन के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर मिलिंद हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आप देख सकते हैं कि बिंबिसार का समय 544 से 492 ईसा पूर्व, ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था, वो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे हिंदी में मिलिंद के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था और इसका समय 155 अथवा 165 से 130
30 ईसा पूर्व तक था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित तीनों समकालीन थे। अगला प्रश्न है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? ताम्र, रजत, पोटीन या स्वर्ण? तो सही उत्तर है ताम्र। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कार्दमक शासक चस्टन ने रजत और ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाईं और प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कार्दमक क्षत्रपों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलाई थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र या कार्तिकेय? तो सही उत्तर है कार्तिकेय। ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो यौधेयों का प्रमाण जो है पुराणों से, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता से मिलता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्व पंजाब और राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर मुख्यतः कार्तिकेय का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 81 ईस्वी सन। दोस्तों, आप जान लीजिए कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है और ये प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण यानी 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये आपसे पूछा गया है। तो शक संवत 2009 में से 78 घटा दीजिए, 1931। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। इसमें आपको बताना है कि कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन है आपके देखिए, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। तो सही उत्तर अश्वघोष और वसुमित्र यानी 1 और 2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अश्वघोष जो था कनिष्क के राजकवि, वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के प्रमुख साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? तो सही उत्तर है बुद्ध प्रतिमा के लिए। दोस्तों, अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला या गांधार मूर्तिकला? तो सही उत्तर हो जाएगा गांधार मूर्तिकला। ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए गांधार कला में हमेशा हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है साइरस, केम्बिसिस, डेरियस प्रथम या शहार्स? तो सही उत्तर है डेरियस प्रथम। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने सबसे पहले भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम ने साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था और पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश। दोस्तों, आप जान लीजिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती या श्री पर्वत का शासक या आंध्र भृत्य या आंध्रों का नौकर कहा गया है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के मिलान से है। डेमेट्रियस, तो आप जान लीजिए डेमेट्रियस हिंद यूनानी था। इसके अलावा रुद्रदामन शक था। गोंडोफर्नीज ये आपका पहलव था और विम जो है ये कुषाण वंश से संबंधित था। 3, 4, 1 और 2, यहाँ पर देखिए 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। यहाँ पर देखिए गांधार कला आप देख सकते हैं दोस्तों। गांधार कला ये कुषाणों से संबंधित है।
जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। मिलिंद पन्हो इनको मीनांडर से संबंधित है और तक्षशिला लेख ये पतिक से संबंधित है। तो 3 4 1 2 यहाँ पर मिलान करिए, 3 4 1 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो राजवंश और राजधानी, शुंग राजवंश की राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र थी। सातवाहनों की राजधानी पैठन थी या प्रतिष्ठान। कदम्ब की राजधानी बनवासी और चंदेलों की राजधानी जो है महोबा थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर 4 3 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, बिल्कुल सही। कारण है सातवाहन शासकों ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ए सही है, बिल्कुल सही। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये सही नहीं है। तो ए सही और आर गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर, ए सही और आर गलत है। दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन री और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि दोस्तों कुषाणों का व्यापार जो है विश्व की फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था और इन साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की सशक्त नौसेना का वर्णन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, यवन, शक और कुषाणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस किया, जो या तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी और संभावित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।